नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं लेकर एक नई सीरीज, जिस नई सीरीज के तहत आप अगर तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की, एसआई की, ट्री की या BSSC के सभी एग्जामिनेशंस की, तो वहां पर साइंस के पूछे जाने वाले टॉप जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पर आपको सामने है। यानी टॉप 75 क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को इन सीरीज के जरिए मिलेंगे, लेकिन एक साथ नहीं मिलेंगे। रोज कुछ कुछ प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो छोटे छोटे वीडियोस के तहत आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। तो बहुत ज्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूंगी, मुश्किल से जो है वो 5 से 7 मिनट का समय लेंगे और 5 से 7 मिनट के समय में जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग इस सेशन में यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो आज पार्ट 1 है इन टॉप 75 क्वेश्चंस का। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है। पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में संवेदी अंग कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो मैम ह्यूमन बॉडी में 5 जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, संवेदी अंग होते हैं जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। उसमें आपका आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गई, त्वचा हो गई और जीभ हो गई। ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, देखे जाते हैं। साथ ही साथ एक और प्रश्न को ले लेते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम जो है वो कौन सा संवेदांग करता है? वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम बॉडी बैलेंसिंग की बात करते हैं तो मैम बॉडी बैलेंसिंग का काम जो है वो मस्तिष्क का होता है। मस्तिष्क का पिछला हिस्सा और पिछले हिस्से में एक भाग होता है सेरिबेलम, जो बॉडी बैलेंसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे स्पेशली संवेदांग यहाँ पर पूछा गया है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बैलेंसिंग की जब बात करती है तो बैलेंसिंग में कान जो कि एक संवेदी अंग है, एक सेंसरी ऑर्गन है, ये हमारे बॉडी के बैलेंसिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्या करता है, प्ले करता है। साथ ही साथ हम देख लेते हैं कि कान जो है, इस कान को कितने भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो ह्यूमन ईयर का जब स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा ईयर जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक आपका आउटर ईयर होता है, एक आपका मिडिल ईयर होता है यानी मध्य कान होता है, और तीसरा जो है वो तीसरा आपका क्या होता है मैम, इनर ईयर यहाँ पर होता है। और कान में हम सब लोगों को पता है कि बेसिकली कान में 3 बोन्स जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। एक होती है मेलियस, एक होती है इनकस और एक होती है स्टेपिस। बहुत बार हम लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कान की ये तीनों हड्डियां जो है वो कान के किस भाग में पाई जाती हैं या किस भाग में उपस्थित होती हैं। तो आपको याद रखना है कि मैम जो मिडिल ईयर हमारा यहाँ पर होता है, मध्य कान, उसमें ये तीनों पाई जाती हैं। तो हमारा कान कितने भागों में बटा हुआ है मैम? हमारा कान 3 भागों में यहाँ पर बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बाह्य कर्ण को कितने भागों में क्या किया गया है, बाटा जो है वो बाटा यहाँ पर गया है। तो आप सब लोगों को याद रखना है कि जब हम लोग आउटर ईयर की बात करते हैं तो आउटर ईयर में एक आपका पिन्ना वाला भाग आता है जिसे कर्ण पल्लव भी बोला जाता है। एक हमारा ईयर ड्रम जो है वो आउटर ईयर में क्या होता है, शामिल होता है। तो एक्सटर्नल ईयर जो है, इस एक्सटर्नल ईयर को हम लोगों ने 2 भागों में यहाँ पर बांटा है। मानव शरीर की सतह का सुरक्षात्मक आवरण जो है वो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है? द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज व्हाट? अब इसी के अपोजिट आपसे इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए मानव शरीर जो है, इसी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो किसे कहा जाता है? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हम लोग बोलेंगे कि मैम सबसे बड़ा अंग त्वचा है, क्योंकि हमारे शरीर को ऊपर से नीचे तक अगर किसी भी पर्टिकुलर एक ऑर्गन ने ढक रखा है तो वो ऑर्गन जो है वो ऑर्गन कौन सा हो गया, स्किन यहाँ पर हो गया। तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज व्हाट, स्किन। और क्या हम लोग इसको सुरक्षात्मक आवरण भी यहाँ पर कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, शरीर के जितने भी अंग हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका होता है, स्किन का ही यहाँ पर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्पीज रोग यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है। हर्पीज एक डिजीज है, ठीक है? और यही डिजीज जो है वो कहाँ पर होती है? क्या ये डिजीज नाक में होती है? क्या ये डिजीज स्किन में होती है, आईज में होती है, या फिर अगर हम लोग बात करें तो ईयर में जो है वो ये डिजीज यहाँ पर होती है? तो हम लोगों को पता है कि हर्पीज जो डिजीज होती है वो स्किन पे होती है, और स्किन पे होने के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये एक वायरस रोग है, एक वायरल डिजीज है। और ये जो वायरस है, जब ये वायरस हमारे स्किन पे क्या करता है, अटैक करता है, तो उसकी वजह से जो है वो जैसे स्किन पे घाव होने लग जाते हैं, उन घावों में जो है वो पस पड़ने लग जाती है और एक अजीब से सिचुएशन, इन्फेक्शन टाइप जो है वो हमारी स्किन पे हो जाती है, जो किसी व्यक्ति के संपर्क में आने पर दूसरे तक भी फैल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वायरस जनित त्वचा रोग यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है। मतलब
इसमें से पहली बात तो हमें वो डिजीज बतानी है जो कि वायरस ओरिएंटेड है, और दूसरी बात हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो डिजीज वायरस से होने वाली भी होनी चाहिए और स्किन को इफेक्ट करने वाली भी होनी चाहिए। तो देखो, मैं अगर यहाँ पर कुष्ठ रोग की बात करती हूँ तो मुझे पता है कि कुष्ठ रोग जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है ना। क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से होती है। हालांकि स्किन को अफेक्ट करती है, लेकिन किसके संक्रमण से होती है? बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होती है। सिफिलिस की अगर हम लोग बात करें तो सिफिलिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, और बैक्टीरियल के साथ साथ ये एसटीडी डिजीज भी है। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो कि कहीं ना कहीं यौन संबंधों के द्वारा जो है वो उत्पन्न होती है। पिंपल जो है वो भी स्किन पे होता है, लेकिन पिंपल का जनरली जो है वायरस या बैक्टीरिया कोई रीजन यहाँ पर नहीं होता है। तो हमारे पास एक डिजीज बची खसरा। खसरा जिसे हम लोग मीजल्स कहते हैं। मीजल्स जो कि कौन से वायरस की वजह से होती है? मैम, रुबेला वायरस के कारण होती है, और रुबेला वायरस के कारण होने वाला ये जो रोग है ये स्किन को अफेक्ट करता है, क्योंकि खसरे में ना पेट से जो है वो लाल दाने निकलना शुरू होते हैं, और वो लाल दाने पेट से होते हुए हमारे पूरे शरीर पर कुछ समय में जो है वो क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। ठीक है, तो ए सही आंसर होगा। अगर आपसे कोई ये भी पूछ ले कि खसरे में हमारे शरीर का कौन सा तंत्र यहाँ पर प्रभावित होता है, तो आपका आंसर जो है वो आंसर होगा यहाँ पर पाचन तंत्र। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, आंतों से इंटरनल ब्लीडिंग होना जो है वो क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। किसमें? खसरे का। क्या खसरे का टीका लगाया जाता है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल खसरे का टीका जो है वो टीका बच्चों को लगाया जाता है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि यही खसरे का टीका कितने समय पे लगाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि जब बच्चा 9 महीने का होता है तो 9 महीने पर इसकी फर्स्ट डोज जो है वो बच्चे को क्या होती है? लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु जनित रोग यहाँ पर कौन सा है? Which is the disease which is caused by what? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से कौन सा रोग होता है? तो मैम एक है हमारी बड़ी माता। बड़ी माता वो हैं जो अब है ही नहीं, है ना, जिनका अस्तित्व क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। और इसी बड़ी माता को किस नाम से जाना जाता है? चेचक से। और चेचक की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि चेचक एक वायरस की वजह से होता है। वायरस का नाम होता है वेरियोला वायरस। ठीक है, दूसरी बात करते हैं सिफिलिस की। सिफिलिस मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सिफिलिस कैसी डिजीज है? मैम बैक्टीरियल ओरिएंटेड डिजीज है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीवाणु जनित रोग ही यहाँ पर पूछा गया है। लेकिन अगर हम खाज की बात करें और गंजेपन की बात करें तो आपको याद रखना है खाज, खुजली और गंजापन स्किन को इन्फेक्ट करने वाली डिजीज है। और त्वचा को संक्रमित कौन करता है? मैम त्वचा को संक्रमित करता है कवक, या जिसे हम लोग बोलते हैं फंगस। तो खाज, खुजली और गंजापन, ठीक है, ये सब जो है वो सब क्या है? ये सब फंगल डिजीजेस के अंतर्गत यहाँ पर आती हैं। कवक जनित रोग अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है। फंगस यहाँ पर जो है वो हमसे बात की गई है। देखो याद रखना, फंगस से रिलेटेड एक प्रश्न आप लोगों से और भी पूछा जाता है। आपसे कहा जाता है बताओ साइंस में कवक के अध्ययन को या स्टडी ऑफ फंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है कि स्टडी ऑफ फंगस को बोला जाता है मैम क्या? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के साथ साथ अगर बात की जाए तो फंगस अगर हमारी शरीर पर आक्रमण करता है तो ये हमारे शरीर के कौन से भाग को इन्फेक्ट करता है? तो आप बोलोगे कि मैम इससे जनरली जो इन्फेक्शन होता है वो त्वचा में होता है। ठीक है, ये त्वचा को इन्फेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर खाज भी त्वचा को इन्फेक्ट कर रही है। मीजल से त्वचा इन्फेक्ट नहीं हो रही, कुष्ठ रोग से त्वचा इन्फेक्ट हो रही है, लेकिन कुष्ठ रोग जो है वो एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। हर्पीस की बात करें तो हर्पीस से भी स्किन जो है वो स्किन इन्फेक्ट हो रही है, लेकिन ये कैसी डिजीज है? वायरल डिजीज है। तो खाज इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, खाज या खुजली। और खाज या खुजली को साइंस की लैंग्वेज में बोला जाता है स्कैबीज। इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? इंग्लिश में से बोलेंगे स्कैबीज। और स्कैबीज का जो कवक होता है उसका नाम होता है एस्केरस स्कैबीज। और इस कवक के संक्रमण से स्किन पर बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, और जहां खुजली होती है वहां पर सफेद दाग पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष वो दोष होता है जिसमें व्यक्ति को दूर का तो साफ दिखाई देता है, लेकिन पास या निकट की बात करें तो पास या निकट का धुंधला जो है वो धुंधला दिखाई यहाँ पर देता है। तो नंबर किसका आएगा? नंबर प्लस का आएगा। लेंस की क्षमता क्या होगी? प्लस होगी। और प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। अगर पास का साफ दूर का साफ दिख रहा है लेकिन पास का साफ नहीं दिख रहा तो प्रतिबिंब हमेशा जो है वो हमेशा रेटिना के पीछे बनता है।
कॉर्निया का प्रतिबिंब से कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए सी और डी ऑप्शन का तो इस क्वेश्चन से कोई तार्किकता ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन अगर रेटिना के आगे और रेटिना के पीछे बात करें तो दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे ही यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इतनी चीज जो है वो हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखनी है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर हर रोज मैं आप लोगों के सामने हाजिर होती रहूंगी। एक छोटा सा शॉर्ट सा सेशन है कि एक छोटे से शॉर्ट से सेशन में किस तरीके से हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है वो पढ़ सकते हैं, समय भी ज्यादा नहीं लगेगा और फैक्ट्स भी हमारे जो है वो क्लियर होते जाएंगे। तो फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी सेशन में आप लोगों के साथ। धन्यवाद बच्चों।